उससे ये डबल डबल कम नहीं। दुनिया के औपनिवेशिक शासकों ने अपने राष्ट्रों में धर्म को व्यक्तिगत मुद्दा बनाते हुए राजनीति से दूर कर दिया था तथा धर्म को किसी भी आधुनिक विकसित राष्ट्र का आधार नहीं माना। आप यूरोप में देख लो, आप पश्चिमी राष्ट्रों में जहां है, जहां से ये प्रजातंत्र जिसको कहते हैं प्रतिनिधि वाला, वहां पर धर्म के नाम के ऊपर उसको यूज में नहीं लेते हैं राजनीतिक हथियार के तौर पर, परंतु इसके ठीक उलट भारतीय उपमहाद्वीप में धर्म के आधार पर दो देश, सबसे पहले 1947 में टू नेशन थ्योरी को अडॉप्ट किया, बनाने का फैसला अंग्रेजों ने लिया ताकि दोनों देशों भारत और पाकिस्तान को कॉरपोरेट गुटों के जाल में फंसाकर वहां के प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों की अबाध लूट जारी रख सके, जो अभी तक जारी है। हमारे भारतीय उपमहाद्वीप की सभी पार्टियां इस धार्मिक कॉरपोरेट जाल में समुद्री मछलियों की तरह फंसी हुई है एवं उपमहाद्वीप की जनता को संकीर्ण धार्मिक राष्ट्रवाद के नाम पर खुद भी छल रही है और अपने विश्व कॉरपोरेट आकाओं के साथ मिलकर हमारे ग्रह के जैव जीवन को बर्बाद कर दिया। आप पाकिस्तान का इतिहास पढ़ लो, चाहे भारत का पढ़ लो, चाहे श्रीलंका का पढ़ लो, किसी का ही पढ़ लो, यहां पर अंग्रेजों ने जो लाइन थी टू नेशन थ्योरी की, और वो उन्होंने अपने फायदे के लिए, और एडॉप्ट किसने किया? कांग्रेस ने सबसे पहले, फिर मुस्लिम लीग ने। तो सबसे कल्प्रिट कौन हुआ भारत के विभाजन के अंदर? कांग्रेस नंबर 1 पर, मुस्लिम लीग और फिर ब्रिटिश, ये तीनों जो है जिसके अंदर कांग्रेस नंबर 1 पर। इतिहास की अर्धसत्यता या झूठी व्याख्याओं पर खड़ी सभी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियां रात दिन प्रचार करती है कि ये विकास है, यही सच्चा लोकतंत्र है, यही लोगों द्वारा लोगों का शासन है, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। आज दुनिया एवं हमारे देश को कॉरपोरेट शक्तियां समस्त आर्थिक सांस्कृतिक प्रक्रियाओं पर पूर्ण कब्जा जमाया। कब्जा किसका है? कॉरपोरेट शक्तियों। वहीं विश्व स्तरीय राजनीतिक फैसले में दुनिया के लोगों को पूर्णतया दूर रखे हुए। लोगों को कोई मतलब नहीं है। नवाज शरीफ नहीं, सॉरी क्या नाम है, इमरान खान को हटाना है तो लोगों से कोई मतलब, लोग तो वहां जुलूस निकाल देते हैं कि ये रहना चाहिए। कुछ लोग तो कह ही रहे थे ना, चाहे अल्पमत में थे, लेकिन नहीं, जब वो इमरान खान हम रशिया चला गया तो अमेरिका ने कहा बच्चों तेरी छुट्टी करेंगे, छुट्टी कर दी। सच तो ये है कि इसी प्रक्रिया के लिए प्राकृतिक संसाधनों एवं लोगों पर नियंत्रण के लिए दुनिया के हथियारों एवं सेना के बनाए रखना जरूरी है। अब लोग कहते हैं कि सेना हमारे लिए है, रक्षा करने के लिए। इस बात को बहुत क्लियर हमको समझना पड़ेगा, सेना किसके लिए है। मैंने कल यहाँ पर CHA का आंदोलन चल रहा, वहां चर्चा की थी। मैंने कहा सेना किसके लिए बन रही है, और तुम भाग रहे हो सारे, कहते सेना में भर्ती हो जाओ। सेना में किसके लिए? जनता के लिए भर्ती हो रहे हो या कॉर्पोरेट कंपनियों के लिए? एक उदाहरण मैंने कहा एक फैक्ट्री के अंदर कोई हड़ताल होती है, वहां पे मजदूर नारे लगाते हैं, पुलिस किसकी रक्षा में आती है? पुलिस उस कॉर्पोरेट की रक्षा में आती है। तो फिर पुलिस किसके लिए, हथियार किसके लिए, सेना किसके लिए, ये हमको समझना पड़ेगा। दुनिया की सेना एक तरफ, जनता एक तरफ। आपसी कॉर्पोरेट गुटीय प्रतिनिधित्व इसके लिए दूसरे नंबर स्थान रखती है। वो आपस में लड़ते हैं, रशिया अमेरिका आपस में भले ही नाटो और ये लड़े, लेकिन जनता का जब सवाल आता है तो वो सारे एक तरफ हैं, जनता एक तरफ। पहला स्थान लोगों पर नियंत्रण करना ही है। विश्व शांति की इस जंजाल से मानव जाति को बाहर निकाल सकती है। विश्व शांति कैसे हुआ गया है? विश्व शांति होगी तो ये सब कुछ होगा। विश्व शांति होगी तो हथियार नहीं चलेंगे, हथियार नहीं होंगे तो फौज नहीं होगी, फौज नहीं होगी तो वो नियंत्रण कैसे करेंगे? तो लोगों को पावर मिलेगी। दुनिया की आम जनता को इसी खुली नंगी कानूनी गैर कानूनी सजा, यानी कानूनी और गैर दोनों ही को समझना पड़ेगा। दुनिया की वास्तविकता को संपूर्ण तौर पर समझे बगैर संकीर्ण नजरिए से हकीकत को समझना मानव जाति को महंगा पड़ेगा, और पड़ रहा है। कहावत है कि हाथी को चारों तरफ से देखे बगैर इसके किसी एक अंग को समझना मुश्किल है। कोई चार, जैसे वो ब्लाइंड थे, उनको दे दिया हाथी कि भैया देखो हाथी कौन सा है, तो एक ने कहा ये खंबा है, एक ने कहा ये दीवार है, एक ने कहा छाजला है, एक ने कहा ये लाव है। हाथी वो थोड़ा ही है। हाथी को सब सुरांगीन तरीके से देखना पड़ेगा, तब वो हाथी गाता है। सुरांगीन दृष्टि से देखने से ही हम राष्ट्रीय राजनीतिक आजादी, जनता के राजनीतिक अधिकार की महत्वता यानी डेमोक्रेसी और चुनाव प्रक्रिया को समझ सकते। भारत की सन 1947 के बाद की संसदीय राजनीति में राजनीतिक पार्टियों ने धन बल, सत्ता बल, फूट डालो, राज करो की सामाजिक नीति के तहत लोगों को
लोगों की समझ को संकीर्ण, जातिवादी, सांप्रदायिक, छद्म राष्ट्रवादी एवं सबसे ऊपर व्यक्तिवादी बनाया। आ जाओ, मोदी से बढ़िया कौन है? व्यक्तिवादी बनाया। इसी के बल पर भारत की जनता को गरीबी, बेरोजगारी, बदहाली एवं पर्यावरणीय बर्बादी में दुनिया का अव्वल देश बना दिया। सारे आंकड़े देख लो, पूरी बहुत सारी यदि इंडिपेंडेंट एजेंसी हैं जो इसकी रेटिंग करती है कि गरीबी में आप कहां हो, आप 200 देशों के अंदर सबसे नीचे, बेरोजगारी में कहां, सबसे हाईएस्ट बेरोजगारी, बदहाली, पर्यावरण बर्बादी। अभी आया था कि भारत में सबसे ज्यादा लोग पर्यावरण से मरे। राजस्थान पत्रिका आप कल परसों की देख लो, तथ्य बताते हैं कि पिछले सभी संसदीय चुनाव की तुलना में सन 2019 का चुनाव साम दाम दंड भेद में प्रथम स्थान पर। यह चुनाव झूठ के प्रचार से भरा पड़ा था, क्योंकि सारे जितने भी कॉर्पोरेट मीडिया है वो खरीद लिया गया पहले, और वो धनाधन झूठ बोल रहे। ये साबित भी हुआ कोर्ट के अंदर, सुदर्शन टीवी तो साबित हो चुका था। प्रथमतः इस चुनाव का सबसे बड़ा झूठ व्यक्तिवाद के रूप में सामने है। भारत की जनता में व्यक्तिवाद इस हद तक प्रसारित किया गया कि लगभग मनवाया गया कि सामाजिक व्यवस्था कोई महत्व नहीं है, बल्कि व्यक्ति ही महत्वपूर्ण है, और अगर ये मुखिया प्रधानमंत्री हो तो कहना ही क्या। जबकि सामाजिक व्यवस्था में ही प्रत्येक व्यक्ति, मुखिया का भी भूमिका होती है, हो सकती है। इससे भी आगे सामाजिक व्यवस्था का दारोमदार न केवल मानव समाज पर निर्भर है, बल्कि वे प्राकृतिक पर्यावरण पर भी निर्भर है। व्यक्ति का भी रोल है, समाज का भी रोल है, पर्यावरण का भी रोल है, मुखिया पर नहीं। परंतु कहा गया है कि हमारी राष्ट्रीय व्यवस्था को विकसित करने वाला एक सुपर हीरो प्रधानमंत्री ही है, और हो सकता है उसका चुनाव करो, बस ये है। अमेरिका में कहते हैं ये राष्ट्रपति है, बाइडेन है या ट्रंप है। पर्यावरण की बात करो, सामाजिक व्यवस्था की बात करो, मत करो, सॉरी, पर्यावरण की बात मत करो, सामाजिक व्यवस्था की बात मत करो, रोजी रोटी तो क्या शुद्ध हवा की बात भी मत करो। पूछो इन सभी प्रचारकों व मीडिया से भी कि क्या आपका सुपर हीरो शुद्ध हवा के बिना 2 मिनट जिंदा रह सकता है? सज्जन बार बार चिल्ला के गला फाड़ करता है। क्या मोदी जी के पास में ये है कि वो खुद को तो शुद्ध हवा ले ले? क्या बाइडेन के पास है वो अरेंजमेंट जो खुद तो शुद्ध हवा ले ले? क्या बिना सामाजिक व्यवस्था के आपका सुपर हीरो प्रधानमंत्री बना रहेगा? जब हवा ही शुद्ध नहीं रहेगी, पानी शुद्ध नहीं होगा, भोजन जहरीला है, तो सुपर हीरो भी कैसे रहेगा? सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रचार में पर्यावरण एवं शुद्ध हवा का मुद्दा नहीं था। 2019 के किसी भी ने नहीं मुद्दा लिया। इनमें से भी हमें जनता को हमारे राष्ट्रीय राजनीतिक प्रतिनिधि, सांसद चुनने थे जो अपने अपने सुपर हीरो का प्रचार कर रहे थे। कांग्रेस वाले अपने सुपर हीरो का, बीजेपी वाले अपने सुपर हीरो का, और बाकी पार्टियां अपने अपने सुपर हीरो। यानी पार्टियों के मुताबिक जनता की सामाजिक समस्याओं का हल उनके नेता की सदिच्छा पर निर्भर करेगा। कोई आएगा अवतारी और वो करेगा। वही अब इस धरती के खुदा हैं, इस धरती के सर्वसर्वा हैं। तुम तो राष्ट्र के नाम पर, विकास के नाम पर अपना बलिदान देने के लिए तैयार रहो, और हमारे नेता चुनाव करेंगे। अब 25 साल का और एजेंडा दे दिया विकास का। क्या 25 साल तक बस इस विकास की बातें करो? और विकास कैसा, पूरे देख रहे हो ना, किधर से किधर खुदाइयां कर रहे हैं विकास में, पता लग रहा है कैसे झगड़े करवाते हैं। दूसरा, इस चुनाव का बड़ा झूठ राष्ट्रवाद का, जिसका आधार भारत पाकिस्तान की दुश्मनी और सैनिक ताकत को बताया गया। ये तारा कि बेस्ट राष्ट्रवाद सबसे नंबर 1 पर है, जिस ताकत का मूल आधार वीटो पावर वाली बातशक्ति और उनकी हथियार बनाने वाली कॉर्पोरेट कंपनियों के अलावा कोई और नहीं। भारत और पाकिस्तान के व्यापारी और धनवान लोग तथा नेता मिलकर व्यापार चलाते हैं, जबकि दोनों देशों के गरीब लोगों पाकिस्तान व्यापारी, धनवान लोग तथा नेता मिलकर व्यापार चलाते हैं, जबकि दोनों देशों के गरीब लोगों को सैनिक के तौर पर लड़ाया जाता है, कुर्बान कर दिया जाता है। हर दिन 5 लाशें भारत की आ जाती है, 5 पाकिस्तान की चली जाती है। कुर्बान कौन होते हैं? आम जनता के बेटे बेटियां। ये गतिविधि चुनाव के वक्त और तेज हो जाती है। पुलवामा चुनाव के वक्त आता है, सीआरपीएफ का एक्शन बंगाल में चुनाव के वक्त आता है। आम जनता की मानसिकता लड़ाई के पक्ष में बनाई जाती है, क्योंकि शांति और विश्व शांति को धारणा दुनिया के इन कॉर्पोरेट के लिए बहुत घातक है। अगर ऐसा होगा तो जनता पर इसका नियंत्रण नहीं रहेगा। राष्ट्रवाद इतना भर दिया कि कोई भी हुआ कि 40 आदमी पुलवामा में मारे गए, कौन बचाने वाला? बस यही एक नेता है जो बचाएगा, तो इसकी पार्टी को दो, और देख लो आप कितनी सीटें आई।
अब समय दूर नहीं है जब भारत, पाकिस्तान, चीन ही नहीं, दुनिया की जनता इस कॉर्पोरेट छद्म चाल को समझकर विश्व शांति का झंडा बुलंद करे, मानव जाति और समस्त जैव जगत का एकता का सुनिश्चित करेगी। ये है मामला, ये एजेंडा आ चुका है। ये कोई ये नहीं है कि शराब साहब की देन है। शराब साहब तो संकलित करते, देन उनकी इतनी है कि उन्होंने संकलित किया, उन्होंने समझा। ये नहीं है कि वो कोई एक खुदा थे तो उनको सब कुछ हो गया। ये हकीकत हुई। रवि शराब साहब ने बार बार लिखा, ये दुनिया की आज की हकीकत है। तीसरा झूठ, हिंदू राष्ट्र बनाने का अभी एक एजेंडा चल रहा है। बस कुछ भी हो, अखंड भारत बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, जगह जगह नारे चल रहे हैं। हकीकत में समस्त दुनिया के राष्ट्र, भारत राष्ट्र सहित कॉर्पोरेट राष्ट्र है, चाहे वे विकसित राष्ट्र हो या अल्प विकसित राष्ट्र, सारे कॉर्पोरेट राष्ट्र है। कोई हिंदू राष्ट्र, कोई मुस्लिम राष्ट्र, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज इस धरती पर कोई भी राष्ट्र धर्म के आधार पर नहीं है और ना हो सकता। क्यों? डिवीजन ऑफ लेबर धर्म के आधार पर नहीं, कॉर्पोरेट कंपनियां कर रही है। राष्ट्रों का आधार पूंजी का एजेंडा है, धर्म आधार है ही नहीं। इस नारे का उद्देश्य जनता की मानसिकता को संकीर्ण ध्रुवीकरण पर धकेल कर उनसे वोट प्राप्त करना और उस पर नियंत्रण कायम करना है। मुसलमानों के नाम पर वोट ले लो, हिंदुओं के नाम पर वोट ले लो, इधर हिंदू राष्ट्र बनेगा, उधर मुस्लिम राष्ट्र बनेगा। इसके आधार के ऊपर वोट लेने का है। असल में राष्ट्र तो कॉर्पोरेट राष्ट्र। चौथा झूठ, सांप्रदायिकता, जातिवाद, क्षेत्रवाद का प्रचार है। इन धारणाओं में ऐतिहासिक चूल्हे हिल चुकी। ये धारणाएं बची कुची है, भले ये अब बची कुची धारणा है जिनका राजनीतिक पार्टियां जनता में फूट डालकर उन पर नियंत्रण बनाए रखने में कर रही है। ये सब वाद पूंजी के वाद की सेवा में हाजिर है। जहां भी सांप्रदायिकता आएगी वो पूंजी को सर्व करेगी। जातिवाद जहां भी सवाल आएगा, आरक्षण वाले कहते हैं कि ब्राह्मणवाद ने गड़बड़ कर दिया, वामसेद कहती है ब्राह्मणवाद ने कर दिया, तो उधर ब्राह्मण कहता है कि नहीं, हमको आपने डाउन कर दिया, हमारी वजह से जो है ना ये सब कुछ हो गया। क्षेत्रवाद, जगह जगह क्षेत्रों के झगड़े जो चल रहे हैं, इनका प्रचार, ये अभी ये धारणाएं गई। राजनीतिक पार्टी इनको यूज कर रही है। ये सब वाद पूंजी के वाद की सेवा में हाजिर है। इनका नागरिकों के जीवन में आर्थिक राजनीतिक तौर पर कोई महत्व नहीं। पांचवा झूठ कि चुनाव जीतने के वाले सांसद आम जनता के सच्चे प्रतिनिधि। वो कहते हैं भाई आप अपने एमपी से एमएलए से काम कराओ ना, आप जनता में से ही तो हैं, आप भी तो खड़े हो कर आ सकते हो। ये कोरा झूठ इन तथ्यों से उजागर होता है कि वर्तमान 70वीं संसद में 88% करोड़पति, भाजपा 88%, कांग्रेस 84%, द्रमुक के 96%, तृणमूल कांग्रेस के 91% करोड़पति उम्मीदवार संसद में कामयाब रहे। लोक जन पार्टी और शिवसेना के सभी सांसद करोड़पति। नव निर्वाचित 542 में से 539, सिर्फ 3 कौन बचे भाई? सांसदों के हल्फनामों के विश्लेषण, उनका 3 गाया नहीं होगा, वो तो कश्मीर वाले वो होंगे ना। इन्होंने क्या हल्फनामा दिया? आधार पर 159 यानी उन 29% के खिलाफ हत्या के प्रयास, बलात्कार, अपहरण जैसी गंभीर आपराधिक मामले लंबित हैं। जबकि पिछली लोकसभा में गंभीर आपराधिक मामले मुकदमों में गिरे सदस्यों की संख्या 112 थी। 112 से बढ़ करके 159, पहले 29%, अब 21%, और 2009 में ये 76 ही थे, यानी 14%। भाजपा के देखो, भाजपा जो रूलिंग पार्टी है, 303 में से 301 सांसदों के हल्फनामों में विश्लेषण पाया गया कि प्रज्ञा सिंह सहित 116 सांसद 39% के खिलाफ मामले कोर्ट में चल रहे हैं। वहीं कांग्रेस के 52 में से 29 एमपी 57% आपराधिक मामले में गिरे हुए हैं। तो समझ गए आपके प्रतिनिधि कैसे हैं? ये जनता के प्रतिनिधि हैं क्या? छठा झूठ, राजनीतिक पार्टियों द्वारा अपनी पार्टी को जनता समर्थक बताना कि बस यही सच्ची पार्टी है। पिछले 70 सालों का ही नहीं, बल्कि केवल 5 साल 2014 से 2019 5 साल का रिकॉर्ड भी देख। शासक पार्टी के किसी भी बड़े जन विरोधी हमले में किसी विपक्षी पार्टी ने जनता को संगठित और आंदोलित नहीं किया। नोटबंदी जैसा डाका तो किसी राजा बादशाह तक ने नहीं डाला। इसने तो दाना पानी क्या आपका
टट्टी पेशाब भी बंद कर दिया नोटबंदी ने, विदाउट एनी नोटिस, रात की 8 बजे। पूरी दुनिया में राजा भी ऐसा नहीं करते। जीएसटी जैसे कॉर्पोरेट कदम को भी कांग्रेस पहले ही उठाने का इरादा रखती थी, जिसको भाजपा ने पूरा किया। ये ड्राफ्ट तो कांग्रेस ने बनाया था जीएसटी का, वो ला नहीं पाई थी, और ये आधी रात को लेके आए थे। फिर कहा कि ये भारत का दूसरा स्वतंत्रता का दिन है, जिस दिन जीएसटी लाए। ये स्वतंत्रता का दिन है। किसी भी पार्टी के किसी भी नेता ने अपनी विधायिका के विशेष अधिकार को छोड़ने, अपना वेतन नहीं बढ़ाने या दोहरी तीरी पेंशन प्राप्त करने का विरोध नहीं किया। जब वेतन बढ़ता है इनका एमपीज का, जो हमारे कहते हैं सच्चे प्रतिनिधि, तब सारे एक हो जाते हैं, यस, और 5 मिनट में वो विधेयक पारित हो जाता है। कोई एक आध कोई खड़ा होकर बोल देता होगा, वो उसको पता है कि पास तो होना ही है, मैं बोलने से क्या फर्क पड़ता है। वो दोगली नीति चलता है। भाजपा की सरकार ने जब धन विधेयक, इसमें क्या है, विधेयक के ऊपर जब मनी विधेयक लिख दो ना ऊपर, मनी बिल, तो ऑटोमेटिक वो राज्यसभा में भी नहीं जाता, वो स्क्रूटनी कमेटी में नहीं जाता, पास लोकसभा से पास हो जाता है। भाजपा की सरकार ने जब धन विधेयक के जरिए अपारदर्शी और गोपनीय चुनाव बॉन्ड लाकर चुनाव में धन बल को और अधिक बढ़ावा देने का कदम बढ़ाया, तो किसी भी राजनीतिक पार्टी ने इसका विरोध नहीं किया। ये शुरुआत तो दूसरा एक पैम्पलेट है जिसमें सुखदेव जी लिखा, उसमें लिखा कि कांग्रेस ने शुरुआत की थी ये कि बॉन्ड लाने का, और कांग्रेस ने इसको बढ़ावा दे करके इसको बाकायदा अमल में लिया। भारतीय चुनाव में विश्व की समस्त कॉर्पोरेट कंपनियों की धनबल से सीधी दखलंदाजी को एक तरफ कानूनी जामा पहनाना और भारत विश्व की जनता से गुप्त रखने का सभी पार्टियों ने स्वागत किया। लोकसभा में पारित हुआ उस पर बिल, क्या, क्योंकि राज्यसभा में अल्पमत में थे, तो देखा यह पता नहीं पास होगा नहीं होगा, तो उस बिल के ऊपर लिख दिया। बिल कौन सा था? बिल था इलेक्ट्रल बॉन्ड बिल, उस पर बिल लिख दिया इकोनॉमिक बिल, धन का बिल। धन का बिल लेके तो पास हो गया। किसी भी पार्टी ने विरोध नहीं किया। क्या विरोध नहीं किया? उसमें यह लिखा हुआ है कि किसी भी भारतीय नागरिक को अधिकार नहीं है कि इसके बारे में जानने का, जिसको कहते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन, उससे इसको डिबार्ड कर दिया। मतलब साफ है कि प्रत्येक राजनीतिक पार्टी का अस्तित्व कंपनियों पर निर्भर, जनता पर नहीं। कंपनियां अपने धनबल से पार्टियां खड़ी कर सकती है, जनता की मानसिकता को पार्टियों और मीडिया के माध्यम से बदल सकती है। अतः कोई भी राजनीतिक पार्टी जन समर्थक नहीं, बल्कि सभी कॉर्पोरेट समर्थक है। एक